नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक देखेंगे। जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन अनुच्छेदों को देखने वाले हैं। आप यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। संविधान का सूक्ष्म परिचय देखते हैं तो संविधान में कुल 22 भाग हैं और गणना की दृष्टि से भाग हैं 25। मूल अनुच्छेद हैं 395, अनुसूचियाँ हैं 12, जो पहले अनुसूचियाँ थीं 8। लागू होने की तिथि है संविधान की 26 जनवरी 1950। अब देखते हैं भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना संबंधित प्रावधान है। अगर भारत से बाहर किसी राज्य की स्थापना करनी हो या किसी राज्य का प्रवेश कराना है भारत में किसी देश का तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। और अनुच्छेद 3 में है कि राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब देखते हैं भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे जो लोग भारत में थे वो सभी भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 5 में ऐसा लिखा है। अनुच्छेद 9 महत्वपूर्ण होता है तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में लिखा है। अनुच्छेद 11 में लिखा है संसद द्वारा नागरिकता कानून का विनियमन। संसद नागरिकता संबंधी कानूनों को बनाएगी। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य क्या क्या होंगे तो सरकार के जितने भी संस्थान हैं वो राज्य होंगे। सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब राज्य माने जाएंगे। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों के असंगत विधियाँ शून्य होंगी। जिन विधियों के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा वो विधियाँ स्वतः ही शून्य हो जाएंगी। और स्रोत है अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकारों का स्रोत है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अब देखते हैं पहला अधिकार समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव पर निषेध। कोई व्यक्ति धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता किसी के साथ। अनुच्छेद 16 में लिखा है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत है। और नोट में है कि भारत रत्न पद्म विभूषण इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। इसमें 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। रहने का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार आदि। अनुच्छेद 19A में है प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। और अनुच्छेद 20 देखते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 21 से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है शिक्षा का अधिकार है। ये प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। ये 86वां संशोधन संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। ये वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। इसमें है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। मुजरिम को अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम बेरोजगारी पर रोक अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में काम करना निषेध अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। सिखों को कृपाण दान करने का अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है। अनुच्छेद 27 धर्म विशेष के लिए कर से मुक्ति। अगर आप अपना पैसा किसी धर्म के लिए धर्म के काम में लगाते हैं, दान में देते हैं तो उस पैसे पर आप से कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। भाषा, लिपि और उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा अल्पसंख्यक लोगों को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।
5 रीटें कौन सी हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। 5 रीटें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसका स्रोत है आयरलैंड का संविधान। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, क्योंकि इनको लागू करवाने के लिए कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता। सरकार के पास जैसी व्यवस्थाएं होंगी वैसे इनको लागू किया जाएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A के अंतर्गत है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 44 में समस्त भारत के लिए एक समान नागरिक कानून यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में। इसे लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा, अभी उत्तराखंड में भी पारित हो गया है यूसीसी। उसके बाद शिक्षा और पोषण डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में कि 6 से कम आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल और शिक्षा संबंधित यानी कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा संबंधित अधिकार है जो कर्तव्य डीपीएसपी है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 एससी एसटी के लिए आर्थिक और शैक्षिक हितों की वृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, शराबबंदी इसी अनुच्छेद के तहत की जाती है। कृषि और पर्यावरण संबंधित देखते हैं तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, गौवध पर रोक अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A में है। संशोधन ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। उसके बाद महत्वपूर्ण होता है अनुच्छेद 51A। इसके तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कुल संख्या है 11, पहले 10 थे अब 11 हो गए। इसका स्रोत है पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 से 51 तक संघ भाग 5 संघ। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। अब देखते हैं भाग 5 में अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में लिखा है। अनुच्छेद 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? अनुच्छेद 54 में है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं देते हैं क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 55 में लिखा है निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या होगी? तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 में अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता, न्यूनतम आयु 35 वर्ष यानी कि 58 में लिखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। और अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ सीजीआई दिलाते हैं। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। उसके बाद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होती है महाभियोग लाने से पहले। अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 66 में लिखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं। आयु सीमा होती 35 वर्ष। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को दंड कम करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का दंड है उसको कम कर सकता है, बिल्कुल क्षमा कर सकता है। वह मृत्युदंड को भी पूरी तरह माफ कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में लिखा है। अनुच्छेद 75 पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल
ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अब देखते हैं भारत की संसद। ट्रिक होती सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो संसद है 79 में और 80 में है लोकसभा, 81 में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना, उच्च सदन होता है राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, लोकसभा निम्न सदन होता है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के अंतर्गत होता है और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है संसद के। अनुच्छेद 89 में लिखा है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है और इसको राष्ट्रपति बुलाता है। और जब भी ये जॉइंट मीटिंग होती है तो इसमें जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति इसका आह्वान करते हैं, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 110 देखते हैं अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा। 110 में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 112 में है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसका वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से इसको लिखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 113 से 243 तक। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक इसमें है। इसके बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। विनियोग विधेयक के बिना संसद से संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 17 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 123 शक्तियां, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रभाव यह संसद के कानून की तरह प्रभावी होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित होना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 124 से 147 तक। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 प्लस 1 CJI, 34 टोटल है। 33 प्लस 1 CJI है, एक मुख्य जज, 33 अन्य है। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय में 34 जज हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 में लिखा है इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है, इसकी अवमानना पर दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में वर्णित है। अनुच्छेद 137 में क्या है, तो निर्णयों, आदेशों या उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किया जाना। तो निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किया जाना 137 में वर्णित है। 143 में क्या है, उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति CJI से विधिक मामलों पर सलाह ले सकते हैं पर उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। 148 कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 के अंतर्गत होती है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियां। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कैग की नियुक्ति के बाद 6 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है। अगर 65 वर्ष का हो जाता है तो 6 वर्ष से पहले भी हट सकता है। अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और उच्च न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 देखते हैं, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 में लिखा है एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। 161 के अंतर्गत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है। नोट, राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को माफ नहीं कर सकता, कम कर सकता है सजा को। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी राज्य में। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी राज्य की। अनुच्छेद 165 ये राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। कौन, तो राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसका प्रावधान 165 में है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे। ये केंद्र के महान्यायवादी यानी कि आर्टिकल 76 के समतुल्य राज्य का पद है, जो महान्यायवादी के समतुल्य होता है एडवोकेट जनरल।
अनुच्छेद 168 में क्या लिखा है, तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। राज्य का विधानमंडल के अंतर्गत कौन आता है, तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और केंद्र में संसद होती है, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन, समाप्ति या सृजन। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के समरूप राज्य की शक्ति है। अनुच्छेद 214 से 231। 214 में लिखा है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 में लिखा है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 226 अति महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका रिट क्षेत्राधिकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा विस्तृत है। अधीनस्थ न्यायालय संबंधित देखते हैं। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद की शक्ति। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श पर की जाएगी। अनुच्छेद 229 से 242 तक 239 से 42 तक। अनुच्छेद 239 में लिखा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक एलजी के माध्यम से किया जाएगा। अनुच्छेद 239 डबल ए में लिखा है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध होंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया है। 243 से 243 ओ तक क्या है, तो इसमें पंचायतों की व्यवस्था, पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है। इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। 243 ए में क्या लिखा है, तो ग्राम सभा का गठन। 243 बी में है पंचायतों का गठन, त्रिस्तरीय ढांचा। अनुच्छेद 243 डी स्थानों का आरक्षण, महिलाओं को न्यूनतम 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया जाता है पंचायतों में। अनुच्छेद 243 ई में क्या लिखा है, तो पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होगी। पंचायतों का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 243 आई में लिखा है वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के में है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक देखते हैं, तो 74वां संविधान संशोधन आता है 1992 में, और इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय सौंपे जाते हैं। तो 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 क्यू में क्या लिखा है, तो नगर पालिकाओं का गठन, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अनुच्छेद 243 जेड ई में लिखा है महानगर योजना के लिए समिति होगी एक। महिलाओं और SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें भी अनिवार्य है। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक क्या है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति बनाना अब और एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, आर्टिकल 19(1)(c). अनुच्छेद 244 से 244 ए तक देखते हैं, तो अनुच्छेद 244 में लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसके तहत संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AM/TM के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। अनुच्छेद 244 से 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध भाग 11 के अंतर्गत देखते हैं। 246 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों और विषय वस्तु का उल्लेख है 246 में। इसी के तहत शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में शामिल है। अनुच्छेद 248 इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, वे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। वे विषय जो 3 सूचियों में शामिल नहीं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद यानी केंद्र सरकार को है, जैसे साइबर कानून, स्पेस रिसर्च आदि। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति होती है। राज्यसभा अपने उपस्थिति और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन होने पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उनके लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों संधियों को प्रभावी करने के लिए विधान है अनुच्छेद 253 में।
अनुच्छेद 256 से 63 तक देखते हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 257 में लिखा है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। राज्यों को संघ के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। विफल रहने पर अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 262 प्रावधान क्या है कि अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों, जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 के अंतर्गत है। इसके तहत संसद न्यायाधिकरण का गठन करती है। सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय इसे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 263 में क्या लिखा है, तो राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा और गठनकर्ता होगा राष्ट्रपति। अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री और सरकारी आयोग की सिफारिश पर पहली बार 1990 में गठन किया गया। 265 अनुच्छेद क्या कहता है, तो विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां अनुच्छेद 266 में है। सरकार के सभी राजस्व और व्यय इसी निधि से संचालित होते हैं। संसद की मंजूरी जरूरी होती है। अनुच्छेद 267 प्रावधान क्या है कि भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना होती है। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। अचानक उत्पन्न हुई प्राकृतिक आपदा, आपात स्थितियों में बिना संसद की पूर्व अनुमति के इससे धन निकाला जा सकता है। बाद में संसद से स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 280 अति महत्वपूर्ण होता है। वित्त आयोग इसमें है। 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। राष्ट्रपति गठन करता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व टैक्स के वितरण की सिफारिश करना इसका कार्य होता है। और संरचना इसकी होती है, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। अनुच्छेद 300A इतिहास देखते हैं। मूल संविधान में ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। वर्तमान स्थिति में यह भाग 12 के अंतर्गत केवल एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। अनुच्छेद 311 में देखते हैं संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवकों को पदच्युत किए जाने से संरक्षण। अनुच्छेद 311 में है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना। नई अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, PCS, IFS का सृजन का अधिकार राज्यसभा को है। अनुच्छेद 315 प्रावधान क्या है, संघ के लिए UPSC और राज्यों के लिए स्टेट PSC जैसे UPPCS का गठन। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्य के PSC के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी विवादों के लिए त्वरित निपटारे हेतु। अनुच्छेद 323B में क्या है, तो अन्य विषयों के लिए अधिकरण जैसे कर, श्रम विवाद आदि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद संशोधन 42वां होता है, संविधान संशोधन 42वां 1976। भाग 15 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना। ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी संरचना देखते हैं तो 3 सदस्य इसमें होंगे, एक मुख्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3 लोग होंगे इसमें। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 के अंतर्गत है, तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 326 में लिखा है। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के लिए सीटों का आरक्षण होगा। अनुच्छेद 332 क्या कहता है, तो राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण होगा। नोट, अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को अब निष्प्रभावी कर दिया गया। पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते थे। 338 प्रावधान अनुसूचित जातियों यानी कि SC के हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा। ये आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 338A प्रावधान है अनुसूचित जातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग होगा। संशोधन कौन सा होता है, तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे मूल आयोग से अलग कर स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बनाया गया। अनुच्छेद 338B सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि OBC के लिए आयोग बनाएगा। अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संशोधन कौन सा, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे पूर्ण संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया OBC आयोग को। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति जैसे उसका काका लेकर और मंडल आयोग इसी के तहत बने हैं। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जातियां ST को अनुसूचित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी। राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित या फिर अनुसूचित जनजाति घोषित करेंगे। अनुच्छेद 343 राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में लिखा है भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। हिंदी केवल हमारी राजभाषा है, सरकारी काम की भाषा है हिंदी। 345 देखते राज्यों की राजभाषा या राजभाषा है। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट
और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में प्रयोग किए जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। जब तक संसद अन्यथा कानून ना बनाए तब तक अंग्रेजी में ही फैसले सुनाए जाएंगे। 350 ये क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना स्थानीय निकाय और राज्यों के कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के लिए विकास और प्रसार के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध हैं। ये प्रावधान जर्मनी के वाइमार संविधान से प्रेरित है। संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकार केवल राष्ट्रपति को होगा। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लग सकता है। मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश पर ही लागू हो सकता है। ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू हो सकता है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, 1962, 1971, 1975 में। अनुच्छेद 356 आधार है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट या सीधे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 360 में क्या है? तो आधार वित्तीय आपातकाल है। 360 के अंतर्गत जब भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति सरकारी अधिकारियों सीजीआई सहित के वेतन में कटौती कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में अब तक एक बार भी ये जो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 358 में क्या है? आपातकाल के दौरान 19 में दी गई स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती हैं। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी हैं वो आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाती हैं। 359 में क्या लिखा है? तो आपातकाल के दौरान अन्य मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा बनाया गया है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वैध प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 361 प्रकीर्णन भाग 19 राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण मिलता है। अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए वे किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है पर राज्य विधानमंडलों में नहीं। अनुच्छेद 370 ऐतिहासिक तथ्य मूल प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था। इसमें वर्तमान स्थिति अगस्त 2019 में संसद द्वारा इसके अधिकांश मुख्य प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। अनुच्छेद 370 हटा तो जम्मू और कश्मीर 2 यूटी में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 में 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध है। 371 बी में असम के लिए विशेष उपबंध है। 371 सी में मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 डी और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध है। 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध, गोवा के लिए। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के लिए और हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध। इन अनुच्छेदों का उद्देश्य क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना सुनिश्चित करना है। 393 से 94 अनुच्छेद 393 में क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। अनुच्छेद 393 का अनुच्छेद 394 में क्या है? तो संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 394 में लिखी है नोट नागरिकता चुनाव और अंतरिम संसद से जुड़े 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 394 संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा जोड़ा गया। 395 अनुच्छेद का निरसन हो गया है। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। पहला संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 1951 में। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण मिला। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। 14 राज्य और 6 यूटी बने थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसको लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भाग 4A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। शिक्षा, वन और वन्य जीवों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन में। फिर 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के आधारों आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया 44वें संशोधन के तहत।
ये प्रावधान किया गया कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 44 के तहत ये प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोध कानून है। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों में होने वाले अनैतिक दल बदल पर रोक लगाना। संसद या विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 आरटी राइट टू एजुकेशन। इसके तहत अनुच्छेद 21 जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 51 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने का निर्देश देता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत यानी कि जीएसटी की शुरुआत होती है। 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होता है। 103वां संशोधन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए नौकरियों में आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 से 6 और 16 6 जोड़े गए, 15 6 और 16 6। 104वां संशोधन 2020 में होता है। लोकसभा और विधानसभा में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष यानी 2030 के लिए बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन सीटों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्यों को अपनी ओबीसी सूची एवं स्वयं तैयार करने की शक्ति बहाल की गई। 106वां संविधान संशोधन लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया। यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा और इसकी अवधि प्रारंभिक रूप से 15 वर्ष होगी। अब देखते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में राज्यों और यूटी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य और समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में है आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। आठवीं अनुसूची में है नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों, विनियमों और विधिमान्यकरण 1वां संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1950 द्वारा जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची 1992 द्वारा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 19 विषय इसमें पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ हैं, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ 18 विषय हैं और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। संविधान के प्रमुख स्रोत देखते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अस्थायी अध्यक्ष होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष बनते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को चुने गए और 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी बैठक होती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान जनगण मन को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।